आप सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। तो आपका एसएलवी सिविल सर्विस पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पिछले जो लेक्चर हैं बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और आप सब लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और आप अपने सारे दोस्तों तक इसको आप शेयर भी कर रहे होंगे, पहुंचा भी रहे होंगे। तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सब के सब लोग इस सेशन को शेयर करेंगे और एक एक सवाल को ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हों, बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को सिखाएंगे भी। तो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखना है, समझना है और उसके बाद हमें आगे की ओर आपको बढ़ना है। तो सब लोग एक बार बताएंगे कि कैसे हो आप लोग, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और उसके बाद हम यहाँ से अपने आगे की बात को करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो गुड मॉर्निंग सब लोगों को, कैसे हो एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। एक बार सब तो बता दो कि कौन कौन से साथी आज के इस क्लास के लिए तैयार है पूरे तरीके से कि सर कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। देखो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी और बहुत सारी चीजें आपको नहीं आएंगी। तो जो नहीं आएंगी उसको सीखना है और जो आएगी उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्वेश्चन को करते वक्त नहीं आ रहा है तब क्या होगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर नहीं आएगा तब क्या होगा। अरे आज नहीं आ रहा है, आज सीखेंगे तो कल आएगा। लेकिन जब हम यही सोच करके सीखेंगे कि नहीं आएगा तो क्या होगा, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि खूब मन लगा करके आज के इस पूरे के पूरे मैराथन को आप लोगों को देखना है कि ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो शुरू करें आज के सेशन को। तैयार हो आप सब लोग? जी। तो पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के बीच में, देखिए इसको और बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, सोच समझ के आंसर देने का इसका प्रयास कीजिएगा। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा है भाई जी। बिल्कुल कोशिश करना है आप लोगों को और साथ साथ में सीखना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की स्रोत की आय का कौन सा अपवाद है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपका क्या आंसर होगा आप लोग बताने की कोशिश कीजिए भाई। अब देखो यूपी में अगर हम बात करें कि यूपी में अगर डिस्कशन करेगा यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय के स्रोत के बारे में देखिए भाई। उत्तर प्रदेश की जो पंचायत है उन पंचायतों के आय के स्रोत के बारे में देखिए कि कौन कौन से आपके इनकम के सोर्स हैं जहां से हम आय के स्रोत को मतलब आय प्राप्त कर सकते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है सर कौन कौन से स्रोत है, तो आप देखो प्रांतीय सरकार से जो अनुदान आपके प्राप्त होता है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उस प्रांतीय सरकार से जो भी अनुदान आपके प्राप्त होता है से प्राप्त अनुदान ये क्या है? तो ये वाला जब हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, पहली बात। दूसरी बात कि आप टैक्स लगाओ, किसके ऊपर टैक्स लगाओ? आप पशुओं के ऊपर टैक्स लगाओ। आप किसके ऊपर टैक्स लगाओ? वहां के व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगाओ, लोकली जो आपके है वहां के मेलों के ऊपर टैक्स लगाइए। उसके बाद आप मेला जो लगता है, मेला फेयर जो लगता है, मेला में आप कर लगा सकते हैं, वहां से वसूल सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप वसूल सकते हैं भाई। तो यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो पशु कर है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आय का स्रोत है, पहली बात। स्थानीय व्यापार के ऊपर कर लगा सकते हैं, ये भी आय का स्रोत है। भवन के ऊपर कर लगा सकते हैं, ये भी आय का स्रोत है। इसका मतलब कौन सा अपवाद है? तो इसमें से कोई भी अपवाद नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा एक्सेप्शन है? कौन सा एक्सेप्शन है? इसमें भूमि कर तो दिया ही नहीं है भाई, है? तो ये सवाल क्या पड़े कि कौन सा अपवाद यानी कौन सा ऐसा इसमें से टैक्स है जो उत्तर प्रदेश पंचायत यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके आय का स्रोत नहीं है। तो भाई सारे के सारे आय का स्रोत है। पशु कर भी आय का स्रोत है। जो स्थानीय जो हम लोग क्या लगाते हैं, लोकल आपके व्यापार के ऊपर टैक्स लगाते हैं भाई, ये भी आपके सोर्स है जो जिससे पंचायत अपनी इनकम को प्राप्त करती है। जो वहां पे आपके घर बने होते हैं,
जो वहां पे आपके घर बने होते हैं, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। भवन के ऊपर कर, जल के ऊपर कर, तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों सही है, तो कोई गलत है ही नहीं, कोई अपवाद है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र आपके संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, चीफ जस्टिस को, विधानसभा के अध्यक्ष को, किसको करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 1975 के अनुसार, 1975 के अनुसार आपको क्या दिखाई देता है? तो ये इसके अनुसार जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त की जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति भी कौन करता है? आपके राज्यपाल करता है। इसको अपॉइंट भी कौन करता है? तो अपॉइंट बाय आपके गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहता है तो रिजाइन भी किसको देगा भाई? तो रिजाइन भी आपके गवर्नर को देगा। तो आप सब लोग जरूर इस सेशन के नीचे लिख करके बताइएगा कि अभी के समय में यूपी के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। जरूर आप सब लोग बताइएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद कि अभी के समय में यूपी के लोकपाल कौन है, लोकायुक्त कौन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो किसको ये त्याग पत्र देगा भाई? तो इसको त्याग पत्र देगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? आप सब लोगों को पता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे पास पंचायत की, हमारे पास पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आप सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आपने बोला कि सर कौन कौन सी? तो निचले लेवल पे ग्राम पंचायत, मध्यम लेवल पे टायर 2 में आपको पंचायत समिति, और सबसे ऊपर क्या दिखाएगा भाई? जिला परिषद। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछ रहा है उसको ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो ये बोले कि पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा आपके ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो ये देखो, अगर हम ग्राम प्रधान के, अगर आप सब लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, हमारे संविधान के पार्ट 9 में अनुच्छेद 243 243 से लेकर के 243 ओ तक आपकी किसकी बात की गई है? 243 से लेकर के 240 ओ तक किसकी बात की गई है भाई? तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, पंचायत की बात की गई है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर पंचायती राज। सवाल क्या बोला है कि सही उत्तर को, यानी करेक्ट आंसर को आपको चुनना है। और क्या बोले कि इलेक्शन की बात कर रहा है भाई। तो ग्राम स्तर पर ये पंचायत के सीमा क्षेत्र के भीतर नहीं होता है, ये ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो गांव के स्तर पर होता है। तो पंचायत के सीमा क्षेत्र नहीं, ये गांव के स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है। तो जो पंचायत के स्तर पे होता है अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सरपंच कहते हैं। आपने बोला कि चलो ये पहली बात। अभी सवाल बोले कि चलो पंचायत की सीमा क्षेत्र, बोले कि सभी वयस्कों के द्वारा, सभी नहीं, जिन, ठीक है वयस्क तो समझ में आ गया, जिसका उस वोटर लिस्ट में नाम है, जिसका उस वोटर लिस्ट में नाम है, वही के वही आपके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भाई, वही के वही इसको पार्टिसिपेट करेंगे। फिर से सुनिए, जैसे ग्राम प्रधान है, अगर मान लीजिए कि आप अपने ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो कैसे चुन सकते हैं? तो आपकी, यानी जो ग्राम प्रधान को चुनने के लिए जो वोटर होगा उसकी पहली शर्त क्या है? उसकी पहली शर्त है कि उसकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जिस गांव के प्रधान को आप चुन रहे हैं उस गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और जैसे मान लो कि आप वयस्क है, वयस्क का मतलब एडल्ट है, 18 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उस गांव में आपके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब नाम नहीं है तो चलो मान लीजिए कि ग्राम प्रधान पूरे पंचायत के सीमा क्षेत्र के लिए मान लेते हैं,
तो ये सही है, ये पहला वाला पार्ट सही है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट की बोले कि सभी, तो सभी ये वाला पार्ट आपके गलत है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सभी नहीं, जो उस वोटर लिस्ट में है वही पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला तो गलत हो गया, आपने बोला कि चलो ठीक है। अब दूसरा बोले कि उस पंचायत की, यानी वो जो पंचायत है उसकी सीमा क्षेत्र की जो भी वोटर लिस्ट में आपके जो आपके निर्वाचक हैं उन सबके द्वारा इसको चुना जाएगा, दूसरा सही है। तीसरा ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, भाई नहीं, ग्राम पंचायत के सदस्यों के नहीं, के द्वारा नहीं, उस आपकी सीमा क्षेत्र में आने वाले उस वोटर लिस्ट में 18 या 18 साल से ज्यादा का कोई भी हो उसके द्वारा चुना जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से चुना जाएगा, ग्राम प्रधान का ऐसा नहीं है, तो सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से चुना जाएगा, ये भी सही बात नहीं है। तो केवल और केवल आपके दूसरा स्टेटमेंट आपके सही है, केवल और केवल आपके दूसरा स्टेटमेंट ही आपके सही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोले कि उत्तर प्रदेश के नगरों के, उत्तर प्रदेश के नगरों के, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है जहां पे मेयर प्रणाली स्थापित है, जहां पे मेयर प्रणाली स्थापित है। अब आपने बोला कि मेयर प्रणाली, अब मेयर के लिए क्या होगा, तो आप सब लोगों को पता है, यहां पे अगर हम शहरी निकाय की बात करें, अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटीज में आपको क्या दिखाई देगा, तो सबसे नीचे म्यूनिसिपल पंचायत, उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल और उसके ऊपर म्यूनिसिपल कारपोरेशन। और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो हेड होता है उसी को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है सर। अब देखो इसमें लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, यहां पे भी सब जगह पे मेयर की प्रणाली है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे आपके, चलो ठीक है मुरादाबाद तो ठीक है, मथुरा भी ठीक है, लेकिन वाराणसी और आगरा में भी आपके मेयर की प्रणाली है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आपके सवाल रखने की जरूरत है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, बी एंड सी दोनों के दोनों आपके सही है। तो आप लोगों को पता है कि यूपी में टोटल आपके कितने नगर में निगम है, तो यूपी के टोटल आपके 17 नगरों में नगर निगम है। यूपी के टोटल 17 आपके नगरों में क्या है, नगर निगम है। और उस नगर निगम का जो प्रधान होता है, उस नगर निगम का जो हेड होता है, वो हेड कौन सा है भाई, तो वो हेड जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यूपी के 17 नगरों में ये जो आते हैं आपके लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, उसके बाद आगरा, वाराणसी, ये सब के सब आते हैं। तो आंसर बी भी होगा, सी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आपकी कुछ व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद आपके सुशोभित किया है, यानी वो यूपी के आपके सीएम बने हैं। आपको ऑर्डर वाइज बताना है, ऑर्डर वाइज आपको बताना है कि कौन 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 कब बने थे भाई। तो संपूर्णानंद की बात करें तो 1954 से लेकर के 1960 तक संपूर्णानंद आपके यूपी के सीएम रहे थे। आपने चंद्रभानु गुप्ता की बात करें तो चंद्रभानु गुप्ता जो है 1960 से लेकर के 1963 तक आपके सीएम रहे थे। जब हम टीएन सिंह के बारे में बात करते हैं तो 1970 से लेकर के 1971 तक रहे थे। जब हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश के आपके ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आपके आ जाता है। तो चरण सिंह जी के बारे में बात करें तो 1967 से लेकर के 1968 तक ये आपके यूपी के सीएम रहे थे भाई। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले 3 नंबर हो जाएगा, 3 के बाद आपके 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपके 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि पीएसी विद्रोह के समय, जब पीएसी विद्रोह हो रहा था, और ये कब हो रहा था, तो ये 1973 में यूपी में ये आपके विद्रोह हो रहा था। ये 1973 में यूपी में ये आपके रिवोल्ट हो रहा था। तो सवाल बोले कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके कौन थे भाई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री का नाम था कमलापति त्रिपाठी।
क्या नाम था भाई? कमलापति त्रिपाठी। यूपी को समय समय पर अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया गया है। तो बोला है कि उन अलग अलग नामों के बारे में बताइए कि कब कब कौन कौन सा नाम आपको दिखाई देता है। तो आप सब लोगों को पूरे तरीके से याद होगा कि जब हम उत्तर पश्चिमी प्रांत के बारे में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है, उत्तर पश्चिमी जो आपके प्रांत है, वो कब से कहा गया? 1836 से। कब से कहा गया? 1836 से। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आगरा और अवध प्रांत। नॉर्थ वेस्ट आगरा और अवध कब से कहा गया? 1877 से। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं और क्या बोलने लगते हैं हम लोग? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध 1902 से। आपने बोला कि ये भी सही बात है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस, केवल और केवल यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से। और बाद में 24 जनवरी 1950 से हम लोग क्या बोलने लगते हैं भाई? तो हम लोग उत्तर प्रदेश कहने लगते हैं। याद है ना आप लोगों को? तो 24 जनवरी 1950 से हम लोग यूपी कहने लगते हैं। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कब कब, अब सवाल ही पूछ रहा है कि जब 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश किया गया तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ये भी सवाल पूछा जाता है। तो उस समय आपके इस प्रांत के जो प्रथम राज्यपाल जो आपके बने थे, उनका नाम क्या था? फिरोज शाह, श्री होर्मस जी फिरोज शाह मोदी। श्री होर्मस जी फिरोज शाह मोदी। फिरोज शाह मोदी, फिरोज शाह मोदी, ये आपके बने थे क्या? गवर्नर। कब? उस समय। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 में बना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित आपके कर सकती है भाई? कितने दिन विलंबित कर सकती है? चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, आप जब केंद्र में जब जाएंगे तब भी वही है कि 14 दिन तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो आप सब लोगों को पता है कि आर्टिकल 198 में स्टेट असेंबली में जो आपका मनी बिल है वो है कि नहीं, उस स्टेट असेंबली का यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा। तो मनी बिल को केवल और केवल किस में भाई? तो केवल और केवल विधानसभा में। और 110 के तहत, आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल को केवल और केवल आपके लोकसभा में, मनी बिल को केवल और केवल आपके लोकसभा में। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, इसमें भी आपको बातें समझ में आ गई। तो मनी बिल को केवल और केवल किस में लेकर के आ सकते हैं? आप विधानसभा में लेकर के आ सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है। और विधानसभा इस मनी बिल को ना ही अस्वीकृत कर सकती है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करें तो ना ही आप अस्वीकृत कर सकते हैं और ना ही आप 14 दिन से ज्यादा के लिए इसको रोक सकते हैं और ना ही 14 दिन से ज्यादा तक आप इसको रोक सकते हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, नहीं रोक सकते तो क्या किया जाएगा? तो मैक्सिमम 14 दिन तक विलंबित कर सकते हैं। अगर आपने भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो हम अपने आप मान लेंगे कि आपने कर दिया है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 क्या प्रावधान करता है? लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवा की उपलब्धि क्या प्रदान करता है? तो जब आप इस अधिनियम को देखोगे तो इसमें टोटल कितनी सेवाओं को चिन्हित किया गया है? तो टोटल इसमें 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया। बड़ा ध्यान से देखना आप सब लोग, बहुत सारी नई बातें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। इसमें टोटल 13 सेवाओं को क्या किया गया? चिन्हित किया गया है। आपने बोला कि चलो ठीक है, 13 टोटल सेवाओं को क्या किया गया भाई? तो टोटल 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। आपने बोला कि नो प्रॉब्लम सर, ये भी हम समझ गए। अब इसमें क्या है? और ये जितनी भी आपकी सेवाएं हैं, ये सारे के सारे
किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके ब्रेक इवन सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके ऊपर आधारित है भाई? तो ये ब्रेक इवन सिद्धांत पर आपके बेस्ड है, ब्रेक इवन सिद्धांत पर आपके आधारित है। ये 13 की 13 सेवाएं, और ये प्रतिदिन उन लोगों की जो आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, उनसे संबंधित सेवाओं को एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से आयोजन करता है। तो एक सहज तरीके से आयोजन करता है, समयबद्ध तरीके से आयोजन करता है 13 चिन्हित सेवाओं को। और ब्रेक इवन आपके आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सारे के सारे आपके सही है भाई, कोई भी आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा कम्युनिटी है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक ट्रेडिशनल आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपकी पाई जाती है? वेस्टर्न यूपी में जब आप जाएंगे तो वेस्टर्न यूपी में सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा वो सामाजिक संगठन है जिसमें इस तरीके की खाप की व्यवस्था दिखाई देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जाति। तो खाप पंचायत व्यवस्था एक बहुत ही ट्रेडिशनल, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाई देता है, और ये कभी कभी अपने ऐसे डिसीजन के लिए जाने जाते हैं जो बिल्कुल भी मान्य नहीं होता है एक सभ्य समाज में, वो भी स्पेशली महिलाओं के प्रति। तो इसलिए हम इसको देखते हैं भाई खाप पंचायत के बारे में। उत्तर प्रदेश कौन से क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि टोटल सर कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, टोटल कितनी आपकी रीजनल काउंसिल है? तो टोटल अगर हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 दिखाई देता है। कौन कौन सा दिखाई देता है? तो एक तो दिखाई देता है ईस्ट क्षेत्रीय परिषद, दूसरा आपको दिखाई देता है वेस्ट क्षेत्रीय परिषद, तीसरा दिखाई देता है नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, चौथा आपको दिखाई देता है साउथ क्षेत्रीय परिषद, और उसके बाद आपको दिखाई देता है सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद। और इसमें जो यूपी आता है वो किस में आता है? सेंट्रल आपके रीजनल काउंसिल में आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आपके आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय सदस्य है, इसीलिए उत्तर का नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सवाल ही बोले कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर, कौन से नगर में किस प्रकार के आपके लोकल बॉडी है, कौन से नगर में किस प्रकार के? तो लखनऊ में आपके कैंट है। लखनऊ में क्या है भाई? तो लखनऊ में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैंट देखने को मिलेगा। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई। कानपुर में आपको म्युनिसिपल कारपोरेशन देखने को मिलेगा, गाजियाबाद में भी आपको म्युनिसिपल कारपोरेशन देखने को मिलेगा, आपको नगर निगम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? नगर निगम, म्युनिसिपल कारपोरेशन देखने को मिलेगा। आपने बोला कि ठीक है। काकोरी में नगर पंचायत देखने को मिलेगा। तो सवाल क्या बोले, कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश के नगरों में जो महापौर का चुनाव होता है, जो महापौर का इलेक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है? महापौर का इलेक्शन। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है भाई। तो उत्तर प्रदेश के जो महापौर का जो इलेक्शन होता है वो सीधे किसके द्वारा होता है? तो सीधे जो नगर के आपके निर्वाचक होते हैं, जो नगर के निर्वाचक होते हैं, जो आपके वहां की वोटर लिस्ट में आपके शामिल होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और मेयर जो होता है नगर निगम में, नगर निगम का जो प्रधान होता है, उस नगर निगम के हेड को हम लोग क्या कहते हैं? तो नगर निगम के हेड को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। और मेयर को उस शहर का पहला नागरिक माना जाता है। उस मेयर को उस शहर का पहला नागरिक आपके माना जाता है, उस नगर का पहला नागरिक आपको माना जाता है। किसको भाई? मेयर को। आपने बोला कि चलो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? मैंने बोला कि टोटल कितने भाई? तो टोटल आपके यूपी के 17 नगर हैं जिसमें आपके नगर निगम में, टोटल आपके 17 नगर हैं जिसमें आपको क्या दिखाई देता है? नगर निगम आपको दिखाई देता है। टोटल 17 में नगर निगम आपको दिखाई देता है। आपने बोला कि चलो ठीक है, तो किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? तो रायबरेली में अभी के समय में नगर निगम नहीं है। रायबरेली में नगर निगम नहीं है।
बल्कि यहाँ पे रायबरेली में म्यूनिसिपल काउंसिल आपको दिखाई देगा। म्यूनिसिपल काउंसिल आपको दिखाई देगा, यानी नगर पालिका परिषद आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? रायबरेली में। नगर पालिका परिषद आपको दिखाई देगा। कहाँ पे भाई? रायबरेली में। एक एक सवाल को समझते जाइएगा। अब आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो 17वां नगर निगम बना है, जो 17वां आपके नगर निगम बना है, वो कौन सा भाई? शाहजहांपुर। कौन सा बना है? शाहजहांपुर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो बता दीजिएगा। तो 17 नगर निगम की बात करें तो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन के निकाय हैं। स्थानीय शासन के निकाय हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट है, उस लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आप नगर पंचायत को देख सकते हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम को देख सकते हैं। यानी शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A में 74th अमेंडमेंट से आर्टिकल 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 तक इसकी व्यवस्था आपको की गई। 243 से लेकर के 243 तक इसकी व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे शेड्यूल 12 की भी व्यवस्था इसमें की गई है, 12वीं अनुसूची की। और सबसे नीचे इसमें आओगे तो म्यूनिसिपल आपको पंचायत दिखाई देगा, उससे ऊपर आओगे तो म्यूनिसिपल काउंसिल आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपर जब जाओगे तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई? तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन आपको दिखाई देगा। यानी उस सबसे ऊपर नगर निगम, उससे नीचे नगर पालिका परिषद और उससे नीचे आपके नगर पंचायत। तो यानी इन तीन को छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे करेक्ट आंसर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मेट्रोपॉलिटन आपके मजिस्ट्रेट कहाँ पे है भाई? तो ये मुख्य मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वो कानपुर में आपको दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय, ये जो कुटुंब न्यायालय है इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई करता है। इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई आपके करता है कौन? तो उसका नाम क्या है? कुटुंब कोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। अब आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो कुटुंब कोर्ट है ये 1984 ये क्या कहता है? कुटुंब न्यायालय ये कहता है मामले की सुनवाई नहीं करता है, ये केवल की सुनवाई नहीं करता है, इतर वैवाहिक मामलों की सुनवाई नहीं करता है। यानी कुटुंब न्यायालय के बारे में बात करें तो ये किस मामलों की सुनवाई करता है? अगर मान लीजिए कि आपके विवाह से रिलेटेड कोई मामला फंस गया, या आपके फैमिली से रिलेटेड आपकी कोई शिकायत है तो विवाह से संबंधित कोई शिकायत, पारिवारिक आपके बातों से संबंधित कोई शिकायत है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए और जल्दी उसको निपटाने के लिए इस कुटुंब न्यायालय को स्थापना की गई। बात समझ गए? तो इसमें निर्णय संबंधित, तो इसका आंसर क्या होगा? इतर वैवाहिक मामला, इससे संबंधित बात करता है। भारत के कुछ राज्यों में सदन नहीं है, बिल्कुल दूसरा सदन नहीं है भाई, केवल ओनली 6 स्टेट है जहां पे दोनों के दोनों सदन है। ओनली 6 स्टेट्स जहां पे बाई कैमरल असेंबली आपको दिखाई देता है। आपने बोले कौन कौन सा? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। मात्र ये 6 स्टेट हैं। इंटर मैरिज का मतलब क्या है बाबू? कि मैरिज से रिलेटेड, पारिवारिक मामलों से रिलेटेड मसलों के ऊपर ही ये क्या करता है? ये आपके निर्णय देता है। तो कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मतलब दूसरा सदन नहीं है इसीलिए यूपी में 2 सदन है? ये कौन सी बात है? यानी दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं आपके मुख्यमंत्री रही? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं आपकी मुख्यमंत्री रही? तो एक तो सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 1963 से 1977 तक रही। और उसके बाद हम मायावती जी को, सुश्री मायावती जी के बारे में बात करते हैं। मायावती जी के बारे में बात करते हैं तो एक बार नहीं, वो आपकी दूसरी महिला मुख्यमंत्री का और साथ ही साथ सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड बनाया। तो कितनी महिलाएं हैं टोटल? तो टोटल आपकी 2 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। और महिला राज्यपाल कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर आपके कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर आपके कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको ग्रेटर नोएडा में दिखाई देगा। तो चाहे आप नोएडा की बात करें, चाहे आप नोएडा की बात करें, चाहे आप ग्रेटर नोएडा की बात करें, ये सारी के सारे जो आपके इलाके हैं ये सब के सब गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आते हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उनका नाम क्या था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उनका नाम क्या था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। 1947 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के आपके अध्यक्ष रहे। अगर अभी के समय में एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी के समय में कौन है? श्री सतीश महाना। श्री सतीश महाना जो कानपुर से आपके क्या भी विधायक है। तो श्री सतीश महाना यूपी विधानसभा के अध्यक्ष है। और अगर हम आपकी यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपके चेयरमैन की बात करें तो ये भी आप सब लोगों को पता है कि ये जो है उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह। इनका नाम क्या भाई? कुंवर मानवेंद्र सिंह इनका नाम है भाई। कुंवर मानवेंद्र सिंह इनका नाम है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? सीधे जिसका जितना ज्यादा पॉपुलेशन उसका उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31। विधानसभा में कितनी भाई? 403। मध्य प्रदेश के बारे में जब हम बात करें तो लोकसभा में कितने हैं? 29। राज्यसभा में कितने? 11। महाराष्ट्र के बारे में जब बात करें तो लोकसभा में कितने हैं? 48। राज्यसभा में कितने भाई? 19। जब हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा में कितने? 25। राज्यसभा में कितने भाई? 11। तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा यूपी में। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद जो था उसका नाम क्या था? कांसीराम नगर। कांसीराम नगर। लेकिन ये कांसीराम नगर जो है वो एटा जिले की कासगंज तहसील को, एटा जिले की कासगंज तहसील को ये नाम दिया गया था। एटा जिले की कासगंज तहसील को ये आपके नाम दिया गया था। कासगंज तहसील को ये नाम दिया गया था। और ये नाम क्या था? तो ये नाम था, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कांसीराम नगर। और वर्तमान में इस जिले का नाम क्या भाई? तो वर्तमान में इस जिले का नाम है कासगंज। वर्तमान में इसका नाम क्या भाई? तो वर्तमान में इसका नाम है कासगंज। लेकिन अब के समय में यूपी के अगर हम टोटल बात करते हैं तो एट प्रेजेंट यूपी में टोटल कितने जिले आपको दिखाई देते हैं? तो एट प्रेजेंट यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको कौन से दिखाई देते हैं? 75। और 75th जो आपको दिखाई देता है, 75वां जो जिला आपको दिखाई देता है वो कौन सा भाई? हापुड़। कौन सा भाई? हापुड़। तो आप लोगों को पता है कि अभी के समय में एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यूपी में टोटल 18 मंडल है। यूपी में टोटल 18 मंडल है और आपको 75 जिले हैं।
और 75 जिले के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 100 सीट है यूपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? काशीराम नगर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई? देश के कौन से जिले में प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो यहां पे आप सब लोगों को समझना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बारे में एक और आपको समझना है कि गाजियाबाद देश का पहला जिला बन गया है। गाजियाबाद देश का पहला जिला बन गया है, देश का पहला जिला बन गया है जिसने वेबसाइट के ऊपर अपनी मतदाता सूची जारी कर दी है। मतदाता सूची आपके जारी कर दिया है। तो बात समझ गए? तो इसके बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 दोनों को आप सम्मिलित कीजिए और दोनों को बताइए। हेडक्वार्टर आपको बताना है कि किसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो देखो, गौतम बुद्ध नगर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? नोएडा में। ज्योतिबा फुले नगर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? अमरोहा में। संत कबीर नगर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? नौगढ़ में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है? 4, 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? उत्तर प्रदेश के जो चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था अतुल गुप्ता। उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था अतुल गुप्ता। आपने बोला कि कब से कब तक थे सर? तो अतुल गुप्ता 2011 से लेकर के 2014 तक थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब के समय में कौन है भाई, या और ये अतुल गुप्ता चौथे थे, यानी 5वें जो आपके अध्यक्ष हैं वो 2015 से लेकर के अब तक 2015 से लेकर के अब तक वो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और उनका नाम क्या है? श्री आनंद मिश्र। उनका नाम क्या है भाई? श्री आनंद मिश्र उनका नाम है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल क्या पूछ रहा है भाई? सवाल उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। 1947 से लेकर के 1949 तक ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होता है उसकी पदावधि अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितना भी एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसका कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 8 साल कर दिया गया है। पहले कितना था? 6 साल। तो 6 साल से बढ़ा करके 8 साल कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपके 8 साल होगा भाई। हाँ, उसको मैं करा दूंगा कि कितनी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उनसे अलग है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो समझ में आ गया? तो ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये किसके द्वारा? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। आपके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये रिजाइन भी किसको देते हैं? गवर्नर को। फिर सवाल बोले लोक आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूपी में लोक आयुक्त की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष आपके कैसे निर्वाचित होते हैं? तो बोले कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूची में सम्मिलित है। तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है लेकिन इसमें वोटर के तौर पे इसमें तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इनको कौन चुनता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लेकिन इसमें वोटर के तौर पे कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो जो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आए हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनका चुनाव आपकी प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, जिला पंचायत सदस्य। तो जिला पंचायत सदस्य जिनका चुनाव, जिनका इलेक्शन आपके प्रत्यक्ष रूप से हुआ है,
डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शन से जिनका चुनाव हुआ है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से इस उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से, बिल्कुल, अध्यक्ष तभी आप बन सकते हैं जब आप जिला पंचायत सदस्य हैं। दूसरा, जिला पंचायत के एससी और एसटी सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए कोई सुरक्षित है, बिल्कुल। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों के द्वारा अगर रिजर्व है, तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पे इसका सही उत्तर क्या है, तो 2, 3, 4 आपके करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है, अब मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, नगर का ये प्रथम नागरिक होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे सवाल पूछे नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा सवाल, तीसरा स्टेटमेंट जो है आपके, ये कार्यकारिणी समिति का सभापति होता है, ये भी सही बात है। ये कार्यपालक मशीनरी का पूरा नियंत्रण करता है, ये गलत बात है, ये ऐसा काम नहीं करता, इसके लिए कमिश्नर है वहां पे। तो इसमें जो पहले, दूसरे, तीसरे जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन चौथे स्टेटमेंट आपके क्या भी गलत है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थान है? लखनऊ में से, लखनऊ में जल संस्थान भी है, लखनऊ में नगर निगम भी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है, यानी सारे के सारे कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप विचार दीजिए और थोड़ा समझिए। बोले कि ग्राम सभा के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, आपने बोला बिल्कुल किया जा सकता है भाई, क्योंकि वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपके जो राज्य स्तर पे जो मंत्री परिषद होता है वो विधानसभा के प्रति, केंद्रीय स्तर पे जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति। उसी तरीके से जब हम ग्राम प्रधान के बारे में बात करते हैं तो ग्राम प्रधान किसके प्रति? तो ग्राम प्रधान आपकी ग्राम सभा के द्वारा अपदस्थ, क्योंकि ग्राम सभा के प्रति ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पहली बात। क्या लाना पड़ेगा? तो अपदस्थ करना है तो इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या लेकर के आना पड़ेगा आपको? तो इसके लिए आपको लेकर के आना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपने बहुमत से इसके खिलाफ में पारित करवा दिया तो इसको हट जाना पड़ेगा। आपने बोला कि ठीक, पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही अपदस्थ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ग्राम सभा के जो आपके 50% मेंबर है, मोर देन हाफ, उनके सदस्यों का सिग्नेचर इसके ऊपर चाहिए, तभी जाकर के उसके खिलाफ में आप ग्राम सभा के माध्यम से आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकते हैं। 2 वर्ष बाद ही तो नहीं, 1 साल में 1 बार आप लेकर के आ सकते हैं। तीसरा, साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तब जाकर के इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपदस्थ कर सकते हैं। 2/3 बहुमत से, यानी 1 सही है और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो यूपी के सीएम रहे हैं। आपने बोला कि चलो ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि उनको ऑर्डर करना है। जैसे चरण सिंह के बारे में बात करें, संपूर्णानंद जी के बारे में बात करते हैं, जो दूसरे यूपी के सीएम रहे 1954 से लेकर के 1960। कमलापति त्रिपाठी जी, जिनके समय में पीएससी विद्रोह हुआ था। सुचेती कृपलानी के बारे में बात करें, जो पहली आपकी महिला मुख्यमंत्री रही थी भारत के किसी भी राज्य की, और उत्तर प्रदेश के भी 67 तक। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो 67 से 68 तक, 1967 से 1968 तक। कमलापति त्रिपाठी जी के बारे में बात करें तो 1971 से लेकर के 1973 तक। और इन्हीं कमलापति त्रिपाठी के समय में पीएससी विद्रोह हुआ था। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर आपके 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। सोच समझ के अभी एक क्वेश्चन हमने किया था भाई। अब देखो, अलग अलग आपके जनपद है, अलग अलग आपके हेडक्वार्टर है। जब हम अंबेडकर नगर के बारे में बात करें तो अब अंबेडकर नगर का क्या भाई? अकबरपुर।
कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर माटी, जालौन के बारे में बात करें तो उरई, सिद्धार्थनगर के बारे में बात करें तो नौगढ़। अभी मैंने आपको बताया था, तो यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा आपकी कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को कब आपके घोषित किया गया? तो 1989 में आपके घोषित किया गया। पहला हिंदी है और दूसरा आपके कौन है भाई? ये है। अब ये सवाल देखिए, यूपी के अलग अलग आपके एक्ट हैं, जिनमें से जैसे उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन भूमि विधि, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1977 में आया। अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 में आया। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश 1952 में आया। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 1950 में आया। और ये जो है आपका विधि संशोधन जमींदारी विनाश 1952 में आया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई बना करके आप डाल लीजिएगा भाई। ऑप्शन नंबर ई बना करके डाल लीजिएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन कौन से साल में आपके अस्तित्व में आए थे? यूपी में 2 आपके विधान मंडल होंगे, तो 1937 में यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया 1937 में, तो 1937 में ये दोनों के दोनों आपके क्या है भाई? आपके अस्तित्व में है। तो यूपी में जब हम विधानसभा में बात करते हैं तो टोटल 403 विधायक है, और विधान परिषद में टोटल आपके कितने एमएलसी है भाई? 100 एमएलसी है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में कितने भाई? 31 आपकी सीट है यूपी की। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल बड़े कि एक तरफ जिला और एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। अगर आप अमेठी जाना चाहते हैं, अगर आप अंबेडकर नगर जाना चाहते हैं, तो अभी मैंने आपको बता दिया अंबेडकर नगर के लिए कहां पे? तो अंबेडकर नगर के लिए अकबरपुर, सही बात है। गौतम बुद्ध नगर के लिए नोएडा, कानपुर देहात के लिए अकबरपुर माटी, और संत कबीर नगर के लिए खलीलाबाद। तो कौन गलत है भाई? सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, अमेठी का गौरीगंज, सही बात है। सोनभद्र की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज, ये भी सही बात है। कुशीनगर की बात करें पडरौना, लेकिन कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी का मंझनपुर आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? तो मंझनपुर आ जाता है कौशाम्बी का, यानी डी गलत है। तो जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो देहरादून अब उत्तर प्रदेश का जिला आपके नहीं है भाई। ठीक है भाई, जो नहीं आया है उसको सीखते जाइए। आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन सा राज्य है जो आपके पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है? तो सबसे ज्यादा यूपी। कितने स्टेट को टच करता है? 9 स्टेट को। 9 को मान लीजिए, टोटल आपके 9 को मान लीजिए, और उस 9 में आप किसको किसको शामिल कर सकते हैं? तो 9 में आपको ध्यान रखने की जरूरत है 8 स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है, और एक आपकी यूटी है जो दिल्ली के साथ आपके शेयर करता है। तो बात समझ में आ गई? तो 8 कौन कौन से राज्य हैं पता है ना आप लोगों को? 8 कौन कौन से राज्य भाई? तो आपका पहला कौन सा हो जाता है? उत्तराखंड। फिर कौन सा होता है? हिमाचल प्रदेश, जिसके साथ सबसे कम शेयर करता है। फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान। कितना हो गया भाई? 4 हो गया। फिर उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा करता है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बाद कौन हो गया? छत्तीसगढ़। फिर ले लीजिए झारखंड, फिर ले लीजिए बिहार। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है सबसे ज्यादा राज्यों को अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो सवाल ही पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय की बात करें, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहीं नहीं, आप लखनऊ पहुंच जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में से एक नहीं है? अगर यूपी पुलिस विभाग में, अगर आप यूपी पुलिस में जाते हैं
या कल को जब आप अधिकारी बनते हैं तो इसमें से क्या नहीं आता है, इसमें से क्या नहीं आता है। तो ये शारीरिक परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता है, यादव पात्रता है, अलग से कोई भाषा का परीक्षण नहीं होता है। तो ये कॉमन सी क्वेश्चन है, नहीं भी आता होगा तब भी बना देंगे। उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, यूपी पुलिस, देखा ना आप लोगों ने, दिन रात यूपी पुलिस को अपने आंखों के सामने देखते रहते होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के, अब ध्यान से देखिएगा कभी जब आपको मौका मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने आपकी मछलियों के प्रतीक आपके मिले, 2 फिशेज, और शीर्ष के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस में शीर्ष पर आपको क्या दिखाई देगा, अशोक स्तंभ दिखाई देगा। शीर्ष पर आपको क्या दिखाई देगा, अशोक स्तंभ दिखाई देगा, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यानी मछली। इसके चिन्ह में क्या दिखाई देता है, मछली। पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा कौन सा होता है, नीला होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ये जो आपका सिविल कांस्टेबल के लिए जो कितना आपको दौड़ना होता है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ये सवाल नहीं भी बता पाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल थोड़ा देखिए कि जो पुलिस महानिरीक्षक है, उस रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोन में बांटा गया है। अब टोटल पुलिस जोन की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है और ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को। तो आज मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं उनमें से 50% से ज्यादा बातें आपको आती है, लेकिन 50% से कम बात आज की क्लास में सीखना है और कभी भी उसको जीवन में कभी भी कहीं पे भी उसको गलती नहीं करना है भाई। बात समझ गए? तो यहाँ पे टोटल जो आपके जोन है वो कितनी जोन में डिवाइड किया गया है, तो टोटल आपके 8 जोन में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने जोन में, 8 जोन में। भारतीय वन सेवा की, अब देखो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं आप लोगों को पता है, तो आर्टिकल 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अखिल भारतीय सेवा अगर नहीं है तो उसका सृजन कर सकते हैं। तो 3 अखिल भारतीय सेवा है, एक है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। सवाल ये बोल रहा है कि इसमें जो तीसरा वाला है उसको बाद में ऐड किया गया है। क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कब ऐड किया गया है, तो 1966 में इसको ऐड किया गया है। तब तक केवल हमारे पास 2 आपके अखिल भारतीय सेवा थी, एक IAS और एक IPS। इसके अलावा जो भी बच्चे ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आते भाई। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा और साक्षात्कार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा आपको किया जाता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्टेट की बात हो गई तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो UPPCS के द्वारा किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती किसके द्वारा, तो जो डेप्यूटी SP है भाई, जो डेप्यूटी SP, IFS नहीं बाबू, देखो जो मैंने यहां पे बताया वो IFS नहीं है। उस IFS का मतलब हो जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी भारतीय विदेश सेवा। और भारतीय विदेश सेवा जो है वो आपके अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है। उसके जगह पे IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, भारतीय वन सेवा, वो आपके उसमें आता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो DSP की जो आपकी इंटरव्यू होता है, उसका इंटरव्यू कौन लेता है। जब आप UPPCS में सेलेक्ट होंगे, तो UPPCS में जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप SDM बनेंगे, आप DSP बनेंगे, आप BDO बनेंगे, तो कौन लेगा आपका काम। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये आपको UPPCS आपको लेगा भाई। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में टोटल कितने आपके अनुभाग हैं, टोटल कितने आपके सेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में टोटल 6 अनुभाग है भाई। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय आपको कहां पे दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय
कहां पे दिखाई देता है? तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय के लिए आपको कानपुर जाना पड़ेगा। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम है उसको 1 नवंबर 1954 को स्टैब्लिश किया गया था। 1 नवंबर 1954 को स्टैब्लिश किया गया था। 1 नवंबर 1954 को स्टैब्लिश किया गया था भाई। 1966 में ऐड किया गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा को आपके ऐड किया गया था। तो इसके अंतर्गत 1 नवंबर 1954 को इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर जब आप देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे दिखाई देता है? कानपुर में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपके कब लागू हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था भाई? तो ये लागू हुआ था आपके 1 जनवरी 2008 से। यूपी में आपको वैट की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट कौन से साल में आपके पारित किया गया था? कौन से साल में? तो 1948 में इसको पारित किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस, सुनिएगा, उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस, उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल यानी आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन दोनों को मिलाकर के प्रादेशिक आर्म्ड, प्रदेश आर्म्ड क्या बनाएगा भाई? तो यूपी आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट आपको बनाया गया। कॉन्स्टेबुलरी आपको बनाया गया, यूपी आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी आपको बनाया गया। कब? 1948 में। और राजपत्रित श्रेणी के जो गजेटेड नहीं होते हैं, बोले कि नॉन गजेटेड कैटेगरी के जो आपके पुलिस पर्सनल होते हैं, उनके द्वारा अनुमोदित सामग्री, रंग, बनावट तथा किस किस्म की आपकी मतलब जो किस्म की वर्दी पहनेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस रेगुलेशन है, यूपी पुलिस रेगुलेशन है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यूपी पुलिस रेगुलेशन के अनुसार जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर के आपके पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस महानिदेशक, पुलिस कर्मचारी, वो पुलिस महानिदेशक के द्वारा, जो आपका डीजीपी होता है स्टेट का, उस डीजीपी के द्वारा जो भी आपकी सामग्री है, जो रंग है, बनावट है, किस उसी तरीके की वर्दी पहनेंगे। तो आपको आज एक नई बात पता चली कि यूपी पुलिस में जो भी मतलब जो नॉन गजेटेड यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं, वो किसके द्वारा तय किया जाता है कि आपको ये ड्रेस पहनना है? तो वो आपके जो डीजीपी होता है स्टेट का, उसके द्वारा आपके तय किया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षक नहीं किया जाता है? तो कौन सा भाई? कर्मचारी आयोग का नहीं किया जाता है, कर्मचारी आयोग का नहीं किया जाता है, सीबीसी का नहीं किया जाता है, सीबीआई का नहीं किया जाता है, तीनों में से किसी का भी आपके नहीं किया जाता है। ये सारे के सारे जब हम आपकी बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है भाई? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए यूपी में टोटल अगर हम मंडल के बारे में बात करें तो कितना भाई? 18। टोटल अगर हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो 75। आपने बोला कि चलो ठीक है। ब्लॉक के बारे में बात करें तो टोटल आपके 825। अगर हम टोटल आपके पंचायत के बारे में बात करें यूपी में तो टोटल आपके पंचायत के तौर पे आपके 59073 5,59,073 आपको दिखाई देता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1950 से लेकर के 1954 तक ये यूपी के सीएम रहे। और दूसरे कौन बने थे भाई, सेकंड? तो सेकंड बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड कौन बने थे? तो थर्ड आपके बने थे श्री चंद्र भानुगुप्त। और अभी के समय में कौन है भाई, एट प्रेजेंट योगी आदित्यनाथ। प्रेजेंट योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय के द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो टोटल आपके 6 नए सचिव आपको नियुक्त किए गए थे। और अभी के समय में अब आपका काम क्या है, एक और उत्तर आपको बताना है कि अभी के समय में यूपी के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम क्या है, चीफ सेक्रेटरी जो है उनका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम क्या है, ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से कौन से साल में स्थापित किया गया था? कौन से साल में स्थापित किया गया था? तो 2006 में स्थापित किया गया था। जब आप इसको देखेंगे इसमें टोटल आपके 16 अध्याय हैं, इसमें 16 टोटल आपके चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल आपके 234 आपकी धाराएं हैं, इसमें टोटल 234 धाराएं हैं, इसमें टोटल आपकी 4 क्या भी अनुसूची है, 4 इसमें क्या है, शेड्यूल है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की अगर पहली राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, पहली राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने आपके ब्लॉक हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल आपके कितने ब्लॉक हैं? ऑप्शन नंबर ई ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई ऐड कर लीजिए और लिख लीजिए 825। अब आप उत्तर बताइए, आंसर बताइए कि अभी के समय में अगर हम टोटल ब्लॉक के बारे में बात करें कि यूपी में टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो आंसर क्या बताओगे? यूपी में टोटल कितने ब्लॉक हैं, तो आंसर क्या बताओगे? आप बताइए, आपके आंसर क्या होगा, बताइए आप सब लोग। प्रशासनिक सुविधा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में टोटल कितने आपके ब्लॉक हैं? तो टोटल कितने ब्लॉक है भाई? तो 825 ब्लॉक है अब के समय में। पुलिस के द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR, सुनते हो ना आप सब लोग बराबर, इसका फुल फॉर्म बताइए। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो F फॉर क्या होता है? फर्स्ट, I फॉर क्या होता है? इंफॉर्मेशन, R फॉर क्या होता है? रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जिले के लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो प्रभारी होता है उसको क्या कहते हैं भाई? उसका जो होता है कलेक्टर, और जिला कलेक्टर होता है। और इसके नीचे कौन काम करता है भाई? तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे कौन काम करता है भाई? तो आपके ऊपर सबसे कौन हो गया? DM। DM से नीचे कौन सा हो गया भाई? तहसीलदार। तहसीलदार, और ये केवल आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। तहसीलदार के बाद कौन सा होगा? पटवारी, जिसको लेखपाल भी कहते हैं। तो पटवारी एक गांव या गांव के समूह के जमीन का रिकॉर्ड रखेगा। तहसीलदार को जाकर के रिपोर्ट करेगा। अगर किसी भी तरीके की जमीन का कहीं पे भी कोई विवाद है तो तहसीलदार के ऑफिस में उसको सुधारा जाएगा। लेकिन जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो कलेक्शन के लिए जिला कलेक्टर हो जाता है। तालुका के स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो उसको क्या कहते हैं? उप पंजीयक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? सब रजिस्ट्रार कहते हैं। ये काम इसका होता है सारे रिकॉर्ड को रखना। तहसीलदार के पास किस प्रकार की शक्ति होती है भाई? अगर हम तहसीलदार के बारे में बात करें
तो संबंधित गांव की अडंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना इसके पास पावर होता है। स्थानीय तौर पे यानी लोकल लेवल पे जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल या पहाड़ी के अनुसार आपके उगाई गई है। तीसरा, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करता है। ये सारे के सारे कथित सही है। तो तहसीलदार जो तहसील के स्तर पे होता है, भारत में आप सब लोगों को पता है कि टोटल कितने राज्य हैं? 28 हैं। वो सारे राज्य कई सारे तहसील में आपके विभाजित है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है, उसी को तहसीलदार कहते हैं। इस तहसीलदार का मेन काम क्या होता है? आपके तहसील के स्तर पे राजस्व का संग्रहण करना। आपने बोला कि ठीक है। और जो उस गांव की जो अडंगल पद्धति है, ये सिस्टम को कहते हैं, उसको सत्यापित करना कि वो सही है कि गलत है, उसको जांचना और लोकल लेवल पे जाकर के उसका इंफॉर्मेशन जानना। ये भी पता करना कि क्या जो फसल है वो इसके अकॉर्डिंग आपके ग्रो किया गया कि नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के तौर पे किसको जानते हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के तौर पे भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन भारत में सिविल सर्विस के जनक के तौर पे बात करें, सिविल सर्विस के जनक के तौर पे बात करें तो कौन आ जाता है भाई? तो कॉर्नवालिस आ जाता है। इनको भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी इनको जाना जाता है। पटेल जी के बारे में आप सब लोग दिख रहे हैं भाई, पटेल जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। पटेल जी के बारे में बात करें तो भारत में एकीकरण के अग्रदूत माने जाते हैं। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा इनकी है और इनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस संगठन का नारा है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी का आपका नारा है स्वतंत्र सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी के बारे में बात करें तो ये एंटी टेररिस्ट आपके एक तरीके से इकाई दिखाई देता है। एंटी टेररिस्ट इकाई आपको दिखाई देता है, एंटी टेररिस्ट यूनिट के तौर पे आपको दिखाई देता है, पहली बात। और 1986 में इसको क्या किया गया था? तो इस पार्लियामेंट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986। और इसी का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और ये किसके अंदर काम करता है? तो अंडर होम मिनिस्ट्री, अंडर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपके ये काम करता है। और इसी के जो आपके कर्मचारी होते हैं, इंप्लॉय होते हैं, उनको ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं भाई। उनको क्या कहा जाता है भाई? ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख आपके कौन होता है? उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपके गवर्नर होता है। और क्या क्या करता है ये सब चीज तो आपको पता ही है। आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? तो जो आपके संभागीय आयुक्त होते हैं, डिविजनल कमिश्नर होते हैं, या जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें 2-4 आपके जिले शामिल होते हैं। तो अलग अलग तरीके के पुलिस रेंज आपके बनाए गए हैं। तो आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि यूपी पुलिस में अगर हम बात करें तो टोटल 8 पुलिस जोन है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रत्येक पुलिस जोन में 2-3 पुलिस रेंज आपके होते हैं। तो टोटल कितने भाई? 18। कितने भाई? 18। तो 18 पुलिस जोन आपको दिखाई देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासनिक मंडल है, टोटल 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। सवाल ये बोले कि इसमें से कौन सा एक गलत है 4 मंडल में से? तो देखो, इनमें से अगर हम बात करें, गाजियाबाद मंडल आपके नहीं है, गाजियाबाद मंडल आपके नहीं है। 18 मंडल है,
जिसमें अलीगढ़ का नाम, आगरा का नाम, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवी पाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। तो आपका एक और होमवर्क है जो इस सेशन के नीचे कमेंट करके बताना है कि जो गाजियाबाद है वो कौन से आपके डिवीजन के अंदर आता है। गाजियाबाद कौन से डिवीजन के अंदर आता है, कौन से मंडल के अंदर आता है, कौन से मंडल के अंतर्गत आपके आता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी आपके नहीं है। कौन सा आपके यूपी का वो शहर है जहां पे आईआईटी आपके नहीं है? तो कानपुर में, सॉरी कौन सा है जहां पे है, सॉरी कौन सा है जहां पे है? तो कानपुर में है और बीएचयू में है। कानपुर में है और बीएचयू में, दो जगह पे यूपी में आपको आईआईटी आपको दिखेगा, एक आईआईटी कानपुर और एक आईआईटी आपको बीएचयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, इसको कब आपको किया गया था भाई? 1975 में। और इनका कार्यकाल कितना? 8 साल का होता है। और ओम्बुड्समैन के तर्ज पे, जो स्कैंडिनेवियन आपके देश में होता है, उसके तर्ज पे इसका गठन किया गया था। कौन से साल सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया गया था? कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1968 में जो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 है, उसके तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके पहले आपके राज्यपाल कौन थे? इसके पहले राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम क्या था? सर हरमोज जी फिरोज शाह मोदी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बड़ी शहर प्रणाली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी म्यूनिसिपैलिटीज है? उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी आपकी नगर पालिकाएं हैं? नगर पालिका का मतलब जब मैं कह रहा हूं तो उसमें आपको नगर पंचायत से लेकर के नगर परिषद से लेकर के सब आपको काउंट कर लेना है। तो देखिए टोटल अगर हम आपके बात करें तो हमारे यूपी में थोड़ा बात करते हैं, चलो ऊपर से बात करते हैं। टोटल मंडल कितने भाई? 18। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने भाई? 75। थोड़ा उससे नीचे आते हैं। टोटल तहसील कितने बाबू? तो टोटल तहसील है 350। कितने भाई? 350। इसको मिटा के फिर लिखते हैं, ये सारे आपके जुबान पे होना चाहिए। 350। उससे नीचे आइए, उससे नीचे आइए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी भाई? नगर निगम। सबसे ऊपर वाला जो शहरी स्थानीय में नगर निगम। नगर निगम टोटल कितना है? तो नगर निगम टोटल आपके 17 है। नगर परिषद के बारे में बात करें, नगर परिषद के बारे में बात करें तो टोटल कितना है भाई? 198, 198। अगर हम नगर पंचायत के बारे में बात करते हैं, नगर पंचायत के बारे में जब हम बात करते हैं तो टोटल आपके 457 है। टोटल आपके 457 है। और इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग आपको 630 के आसपास नगर पालिका मिलेगी। बात समझ गए? तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी कब से कब तक आपकी रही थी भाई? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 47 से लेकर के 49 तक। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कौन से साल में आपके पारित किया गया था? तो ये आपके 1947 में आपके पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी आपके शहरी निकाय हैं? टोटल आपके कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 शहरी निकाय।
निम्नलिखित में से कौन से साल में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? इसका आंसर बताइए तो तुरंत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 88। आप सभी साथियों को पता है कि अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन इसको लागू की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सब जगह पे, तो पूरे भारत में अप्रैल 2010 में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2011 में इसको लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में इसको 2011 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था भाई? इनका नाम क्या भाई? तो इनका नाम है विशंबर दयाल। इनका नाम क्या भाई? विशंबर दयाल। और अभी के समय में कौन है? तो उत्तर प्रदेश के अभी के समय में एट प्रेजेंट कौन है भाई? तो एट प्रेजेंट की बात करें तो उनका नाम है श्री संजय मिश्रा। नहीं, 2010 में तो पूरा देश में लागू हुआ, यूपी में 2011 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण कौन से साल में स्थापित हुआ था? तो ये 1976 में स्थापित हुआ था जी, बिल्कुल 1976 में आपके स्थापित किया गया था। और अभी के समय में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री संजय श्रीनेत। श्री संजय श्रीनेत उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ग्राम पंचायत है? अगर अभी के समय में बात करें, अभी के समय में ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, लगभग 58,000। ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, लगभग 58,000। तो उत्तर प्रदेश में अभी के समय में टोटल अगर हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो टोटल 58,189 आपकी ग्राम पंचायत है। 58,189 ग्राम पंचायत है। आंसर ये हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो है आपका 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की बात, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, वो आपके फंडामेंटल राइट में भी है। फिर से सवाल पूछ रहा है कि प्रथम राज्यपाल, अरे भाई कितनी बार पूछोगे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री भाई सुचेता कृपलानी। फिर सवाल कि अभी सवाल देखिए, ये बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी भी नहीं संभाला। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद कभी भी नहीं संभाला। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी भी नहीं संभाला। कौन से ऐसे हैं जो कभी भी यूपी के राज्यपाल आपके नहीं बने थे? तो चंद्रभानु गुप्ता जो है यूपी के सीएम थे। तो ये कैसे बनेंगे राज्यपाल? उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के तौर पे कब शामिल किया गया था भाई? 1989 में। प्रथम कौन है? हिंदी। दूसरा कौन है? ये किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? तो इनमें से जो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, इनमें से जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किसी का रहा? तो एन.के. मल्होत्रा का रहा, जो 2006 से लेकर के 2016 तक आपके लोकायुक्त के पद पे रहे। और अब के समय में संजय मिश्रा है जो 2016 से लगातार आपके बने हुए हैं। कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का आपके राज्यपाल नहीं रहा? तो देखो, एन.डी. तिवारी रहे, बीबी गिरी भी आपके रहे, सॉरी ये सवाल क्या पूछा है भाई? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आपके नहीं रहा, सॉरी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा,
तो मोतीलाल वोहरा रहे, बीबी गिरी रहे, रमेश मंडल, लेकिन एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के सीएम थे। उत्तर प्रदेश के भी सीएम थे और उत्तराखंड के भी सीएम बने थे। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था भाई? कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 को आया था। 1 अप्रैल 1937, जब आपके ब्रिटिश शासन के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस के तौर पे इसको एक मान्यता दी गई, यूनाइटेड प्रोविंस के तौर पे। लेकिन हम लोग प्रत्येक साल उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक साल 24 जनवरी को आपके यूपी डे मनाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है, 12 जनवरी को मेरा डे मनाते हैं, मेरा डे यानी बर्थडे मेरा मनाया जाता है, और 12 दिन के बाद यूपी डे मनाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है भाई। तो 12 जनवरी को मैं अपना डे मनाता हूं और 24 जनवरी को यूपी का डे मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो फिरोज शाह मोदी। एक बार नहीं कितनी बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग जरूर बताइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं और जिनको भी ये सेशन अच्छा लगा है, तो SLV सिविल सर्विस जो अपना चैनल है यूट्यूब, उसको जरूर आप सब लोग क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। पहली बात, ऐसी ही लगातार मैराथन अब आपके बीच में आएगी, और साथ ही साथ यूपी की करेंट अफेयर भी हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो SLV एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो जल्दी बता दो फटाफट कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी लगी, और कम से कम इस क्लास के नीचे जितनी कमेंट, कम से कम मैं मान के चलता हूँ 100 कमेंट आने चाहिए, एक व्यक्ति के एक। और कैसे लोगों ने चाहिए? 100 जिनको लगता है कि सर ऐसी क्लास की हमें ज्यादा नीड है, ऐसी क्लास की हमें ज्यादा जरूरी है। तो अगर इतने आते हैं तो फिर हम अगली बार फिर से आपके मैराथन लेकर के आएंगे, फिर से मैराथन लेकर के आएंगे। और आप सब लोग खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जाम आपके सर पे है, और सर का साथ आपके सर पे है, और सर का हाथ आपके सर पे है। और करेंट अफेयर जैसे ही आपके फरवरी का महीना आएगा उसमें हम लोग करेंट अफेयर करेंगे, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो भूल जाओगे, और उसको 1000 क्वेश्चन कराएंगे पूरा का पूरा, एकदम करेंट अफेयर का चीर फाड़ पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। तो आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और खूब ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को जब यूट्यूब पे आप देखना, तो जब SLV सर्विस यूट्यूब चैनल पे, सिविल सर्विस चैनल पे जब देखना आप यूपी जीके की इस मैराथन को, तो आप अपनी सारी यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, यूपी जीके के लिए इस एग्जाम को शेयर करना। आप लोग खूब ज्यादा सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा देना, और साथ ही साथ खूब प्यारा प्यारा कमेंट करके पूरी दुनिया को बताना कि हम क्यों सबसे अलग है भाई। आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।